अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले वीलॉग के अंदर जो कि इसका पार्ट 1 था, उसमें हमने जो करंट हालात हाज़िर है रियल एस्टेट के, उसके ऊपर गुफ्तगू की थी। और इस पार्ट में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम वो जो हालात हैं रियल एस्टेट के, वो इस नहज पर क्यों पहुँचे और वो किन फैक्टर्स ने रियल एस्टेट को इस नहज तक पहुँचाया, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। तो अब हम चलते हैं कि इसकी स्लम की रूट कॉज है क्या। जो मेजर रूट कॉज है वो है ये फाइल स्ट्रक्चर। क्योंकि जो फाइल्स हैं ये फिजिकल नहीं होती, आप जितनी मर्जी प्रिंट करें और मार्केट के अंदर इसको सेल कर दें और वहाँ से कैश जनरेट कर दें। तो मोस्टली जो सोसाइटीज़ थी, उन्होंने जितने भी डेवलपर थे, उन्होंने इसको एज ए टूल यूज़ किया। अगर किसी के पास सपोज 10 एकड़ लैंड है, तो अगर वो 100 एकड़ भी बेच देती है तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। इवन लोगों के पास एनओसी नहीं भी था तो भी सेलिंग होती रही। अब इशू ये है कि जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा फाइल सेल कर देंगे, उतनी तो डिमांड मार्केट में होती नहीं है। तो प्रैक्टिकली एक्सेसिव इशुएंस ऑफ जो फाइल है उसने मार्केट को डिस्टर्ब किया। अगर ये फिजिकल प्लॉट्स होते तो कभी भी इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ना आती, चूँकि फिजिकल लैंड कंपैरेटिवली वो कम अवेलेबल होती है। ऑब्वियसली आपको पेमेंट करने के बाद उसका पोजेशन मिलना था और उसके बाद आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी थी। तो इसलिए जितनी भी लैंड जिन एरियाज के अंदर पोजेशन अवेलेबल था और उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई थी या कंस्ट्रक्शन के लिए ऑप्शन अवेलेबल थी, वहां पे प्राइसेस इतनी ज्यादा डाउन नहीं हुई, या आप कह सकते हैं कि बहुत कम डाउन हुई हैं और कुछ एरियाज में मार्केट से जो प्राइसेस है वो बेहतर भी हुई हैं। लेकिन जो फाइल स्ट्रक्चर था वहां पे तो प्राइसेस ऑलमोस्ट 50%, 60%, इवन 70% भी ऑफ हो चुकी हुई हैं। अब नंबर 2, इसमें बहुत ज्यादा सोसाइटीज का आ जाना वो भी एक मेजर फैक्टर था कि अब अगर सोसाइटीज के पास एनओसी ही नहीं है तो उनको क्यों लॉन्च करने दिया गया। उन्होंने लैंड भी परचेज नहीं की और लॉन्चिंग की और लोगों से पैसे कलेक्ट कर लिए। थर्डली, इसी की वजह से एक्सेसिव सेलिंग हुई। वो जो एक्सेसिव सेलिंग थी, उतनी मार्केट में डिमांड नहीं थी और सप्लाई ज्यादा हुई, जिस वजह से मार्केट के अंदर स्लम्प आया। और फाइल्स जो हैं वो आप जितनी मर्जी प्रिंट करते चले जाएं तो उसके अंदर एज सच कोई शॉर्टफॉल कभी भी जनरेट नहीं होगा। तो डेवलपर ने इसको एज ए टूल यूज किया। पहले एक्सेसिव सेलिंग कर दी जाती है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो फाइल्स मार्केट में आपने एक्स्ट्रा सेल की उसको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया, प्राइसेस नीचे आई और फिर अल्टीमेटली आपने उसे परचेज कर लिया और वहां से मुनाफा कमाने का एक समझे ये भी एक तरीकाकार बन गया। अब नंबर 4, सेलिंग ऑफ नॉन फिजिकल प्लॉट्स। अगर कोई भी प्लॉट फिजिकल होता, ऑन ग्राउंड होता, तो उसमें कभी भी इस तरह से लॉस नहीं होना था और उसकी एक्सेसिव सेलिंग नहीं होनी थी। सो टाइमली डिलीवरी भी ना होने की वजह से ये एक हमें रिसेशन का सामना करना पड़ा कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स थे जिन्होंने फाइल्स बेची, लेकिन उनका अगर टाइम स्पैन था सपोज 3 साल का, 4 साल का, तो वो उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर सके। इवन आफ्टर टाइम भी वो डिलीवर नहीं कर सके। फाइल्स के अंदर एक बहुत बड़ा इसका जो फैक्टर है वो ये है कि इसमें स्पेकुलेशन होती है, सट्टाबाजी होती है। लोग इसमें सट्टा करते हैं और रेट्स को इसकी एक्चुअल वैल्यू से एक्सीड कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि मार्केट के अंदर आर्टिफिशियली फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस ग्रो कर जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब मार्केट करेक्शन आती है तो उसके अंदर फिर प्राइसेस डाउन होती हैं और बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। और इस स्लम्प की एक वजह वो भी है। और इनमें से सबसे मेजर फैक्टर है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। वो गवर्नमेंट ने कभी भी मार्केट को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया जिससे कि जो इन्वेस्टर है और एंड यूजर है उनको उनकी कोलैबोरेशन के साथ कोई ऐसा फीडबैक जनरेट किया जाए जिससे कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया मार्केट के अंदर। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कंटिन्यूसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जो कि लीड करती है टुवर्ड्स स्लम। अब रह गई पीछे हैवी टैक्सेशन। ये जो हैवी टैक्सेशन है ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं, जो कि प्रैक्टिकली आप ये देखें कि अगर टैक्सेशन को लो कर दिया जाए तो हम टर्नओवर को बढ़ा सकते हैं, बट चूंकि ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस कम हो चुकी थी स्लम की वजह से और टैक्सेशन को भी बढ़ा दिया गया, और उधर से अब सुनने में आ रहा है कि जो एफबीआर रेट्स है वो भी मार्केट वैल्यू को 80 to 90% में ले जाए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट फर्दर डिप्रेशन का शिकार होगी। अब जब हर बंदा
मुकम्मल तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर चुका हुआ है और ऊपर से गवर्नमेंट ने एफबीआर रेट्स को मार्केट वैल्यू के 80 to 90% करने की भी एक न्यूज़ जो है वो मार्केट में मूव की। अब मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि शायद ऐसा करेंगे। इकदाम जो है वो बुरा नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपको मार्केट वैल्यू के करीब लेके जाना है, बट यकदम जब आप इसको चेंज करते हैं उससे क्या हुआ कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। जब सेलिंग प्रेशर आया तो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनकी भी जो इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पर स्टक कर गई, जिसकी वजह से जो पैसा यहाँ से निकाल के उन्होंने वापस इंडस्ट्री में लगाना था उसको, उस सर्कुलेशन को एक ब्रेक लग गई। अब जब तक मार्केट यहाँ से चलेगी नहीं, चूंकि रियल एस्टेट जो कि मदर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज है, जब तक हम इसको रिवाइव नहीं करेंगे तब तक ना वो इंडस्ट्रीज चलेंगी और ना वो फैक्ट्रीज चलेंगी, और उनके बंद होने से हजारों लोग बल्कि लाखों लोग बेरोजगार हो गए। अब वो लोग जब उनकी जॉब्स वापस आने का एक ही बेसिकली वे आउट है कि आप टैक्सेशन को थोड़ा लो करें, टैक्सेशन लो करके आप टर्नओवर बढ़ाएं, और टर्नओवर बढ़ाने के साथ लोगों पर बर्डन कम आएगा और अल्टीमेटली ये साइकिल चलने से रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। प्लस ऐसी सोसाइटीज जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लोगों को ख्वाब बेचती हैं और प्रैक्टिकली उनको मौके पर टाइमली डिलीवर नहीं करती, उनके ऊपर कोई ना कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जिसकी वजह से चीज़ें ऑन ग्राउंड आएंगी, और जब ऑन ग्राउंड आएंगी तो कोई चीज़ नहीं डूबेगी, ना वो स्लंप में आएगी। छोटी मोटी करेक्शन प्लस माइनस होती रहती है, हर बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन डूब नहीं सकती। रियल एस्टेट कभी भी डूब नहीं सकती। अभी भी आप देख लें, जितनी चीज़ें ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती हैं उनमें से किसी पे कोई स्लंप नहीं आया, थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट ही है। कि गवर्नमेंट ने कभी भी, जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है, कोई भी डेवलपर है वो अगर कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसका स्टेट के साथ एक एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है और उसके अंदर सारे फंड्स की कलेक्शन होती है। जब तक कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर ना हो जाए उस डेवलपर को पेमेंट रिलीज नहीं की जाती, उसको उतनी पेमेंट दी जाती है जितनी कि उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगती है, और वो भी थ्रू क्रॉस चेक्स पेमेंट रिलीज होती है। गवर्नमेंट ऑफिशियल साथ मिलके सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है उसको इंश्योर करें, नंबर 2 टैक्सेशन को थोड़ा लो करें, नंबर 3 मार्केट वैल्यू से जो एफबीआर रेट्स हैं उसका थोड़ा डिफरेंस रखें और इसको स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाएं। आप जो इकोनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट जरूर करें, बट उसका भी एक वे आउट होना चाहिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लें, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। मुल्क में स्टिल बहुत जान है, रियल एस्टेट मदर ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज है, इसको रिवाइव करना मुश्किल नहीं है। ये आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी, प्रोवाइडेड आप जो है आपका जो स्टेप है वो पॉजिटिव हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वंस अगेन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है ज़बरदस्त, जो लोग भूल गए थे वो अभी फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।